देश में इस समय मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन ऑयल की बड़ी चर्चा है। चर्चा राजनीतिक है। हुआ यह है कि लंदन में राहुल गांधी ने आइडिया ऑफ इंडिया नाम के एक कार्यक्रम में बीजेपी पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि पूरे देश में बीजेपी ने केरोसिन छिड़क दिया है। उसके बाद देश में इसी केरोसिन तेल पर राजनीति की चिंगारी भड़क उठी। We have massive level of polarization. We have huge unemployment. You could also have a situation where you have an uncontrolled upsurge, which is what we are seeing in Sri Lanka, right? India is not in a good place. The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. लंदन में आइडिया ऑफ इंडिया कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बीजेपी पर 20 मई को निशाना साधा। 21 मई को बीजेपी ने राहुल पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। 8 साल विपक्ष में रहने के बाद कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगने लगा है कि विपक्ष की केवल एक ही भूमिका होती है, हाथ में मिट्टी का तेल लेके चलो, लोगों को भड़काओ, दंगे बढ़ाओ। अगर विदेशी धरती पे हो तो भारत की सारी अच्छाइयों को छुपा के केवल बुराई करो, और वो भी झूठ बोलकर। उनकी फितरत है, वो आग लगाना चाहते हैं देश में। राहुल गांधी एक खानदान की विरासत को लेकर पैदा हुए हैं। वो उस तरीके के राजकुमार हैं जो सोने की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हैं। उनको राजनीति में सीखने के लिए, करने के लिए मुझे लगता है कि उतनी परिपक्वता हासिल हुई नहीं है। उन्हें आज ये बात समझ में नहीं आ रही है कि बिना जमीन की जमींदारी खत्म हो चुकी है। ये सब जिस तरह के आप बयान दे रहे हैं, जिस तरह की आप के पार्टी में पलायन चल रहा है, जिस तरह से आप पार्टी की पूरी तरह से आप बदहाल हो चुकी है, उसके बाद भी आपकी जो है वो बेवकूफियां आसमान पे है। आपकी पार्टी जो है वो आज की तारीख में वेंटिलेटर पर है और आपका दिमाग जो है और आपका अहंकार एक्सीलेटर पे है। इसके अलावा आइडियाज ऑफ इंडिया में राहुल गांधी ने लद्दाख और डोकलाम पर केंद्र सरकार को घेरा और ये भी दावा किया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनके नजरिए को अहम बताया। There are Chinese forces sitting in Ladakh, there are Chinese forces sitting in Doklam, and the same principle is there. What the Chinese are saying, we do not accept your territoriality. Putin is saying, I'm not ready for you to have an alliance with America. बीजेपी ने लद्दाख वाले बयान पर तो राहुल पर हमला किया। हालांकि विदेश मंत्री के उनकी राय से इत्तेफाक रखने पर कोई बयान नहीं आया। राहुल गांधी जी कहते हैं कि लद्दाख में हालात यूक्रेन जैसे हैं। ये खुद में दिखाता है कि राहुल गांधी जी, आपको ना भारत की ताकत का पता है, ना विदेश नीति का ज्ञान है, और आपने ऐसा पाप किया है जो धुलने वाला नहीं है। हालांकि इस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने लोगों के बीच पैठ बनाने को लेकर आरएसएस की तारीफ भी की है। There's another thing which one has to accept, which is that the RSS has built a structure that has penetrated into the large mass, right? And the opposition parties and the Congress need to build such a structure. लंदन में आइडिया ऑफ इंडिया कॉन्फ्रेंस को एक एनजीओ ब्रिज इंडिया ने आयोजित किया था। इसमें राहुल गांधी के अलावा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और आरजेडी सांसद मनोज झा, सीपीआई-आईएम नेता सीताराम येचुरी, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद भी शामिल थे। राहुल गांधी के इस बयान पर अब राजनीति गर्म है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम और कांग्रेस प्रवक्ता रोहन गुप्ता दोनों जुड़ गए हैं शो में। जफर इस्लाम साहब, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ही है कि राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि देश में केरोसिन फैला दिया है बीजेपी ने और बस एक महज चिंगारी की देर है, पूरे देश में आग लग जाएगी, किस नजरिए से देखती है बीजेपी इस बयान को, और उन्हें इस मुद्दे पर आप क्यों घेर रहे हैं कि पहले अपनी पार्टी संभालो? वो देश की बात कर रहे हैं लंदन में बैठ के। देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस के बीच में पढ़े लिखे जब भी देश के बाहर जाते हैं तो अपनी हार का ठेकरा जो है देश पे फोड़ते हैं और इस तरह की बेतुकी बातें करते हैं और देश को कमजोर करने वाली हर नीतियों का इस्तेमाल करते हैं।
आप कभी भी देखा है देश का कोई नेता बाहर जाए तो आज देश ना सिर्फ आगे बढ़ रहा है बल्कि देश मजबूत होते हुए आगे बढ़ रहा है। पूरे देश में आज वाहवाही है। आज देश के बारे में देखिए, इस देश से बिना पूछे कोई बड़ा डिसीजन नहीं हो सकता दुनिया में। ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। ऐसे मौके पर जब कोई देश का लीडर और खासकर प्रिंसिपल अपोजिशन का वाइस प्रेसिडेंट जाके बात कहता है इस तरह के, तो सिर्फ उसको दो ही तरह से देखा जा सकता है कि हार उनसे सहा नहीं जा रहा है, और जब हारने वाला इंसान बेतुकी गलत बात, लोगों को गुमराह करने, मिसलीड करने वाले, और यहाँ पर ग्लोबल कम्युनिटी को मिसलीड करने का जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। देश को कमजोर करने के लिए हर वो काम किया है राहुल गांधी और कांग्रेस ने हर बार। चाहे कभी भी आप इमरान खान इस्तेमाल करते हैं इनके स्टेटमेंट का यूनाइटेड नेशन में जाके, आपने देखा ही होगा वो हर चीज अभी इनके स्टेटमेंट को पूरी दुनिया के इसी पर जवाब ले लेती हूं मैं कांग्रेस प्रवक्ता का। रोहन गुप्ता, जब एक भारतीय नागरिक देश के बाहर कदम रखता है तो एक नागरिक के तौर पर हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपने देश का आम प्रतिनिधित्व करें और अपने देश के बारे में पॉजिटिव बातें बताएं दुनिया को। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जब भी राहुल गांधी बाहर जाते हैं देश को कमजोर करने वाली बातें करते हैं और देश के दुश्मनों के हाथों में एम्यूनिशन देते हैं कि आप हमें अटैक कीजिए, ये कमी है हमारे देश में। ऐसा क्यों करते हैं राहुल गांधी? जो भी भाजपा के खिलाफ बोले वो देशद्रोही, ये नहीं हो सकता है। आज देश का जो हाल किया है हम सब जानते हैं, और राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा, केरोसिन छिड़कने का काम किया है। मैं आंकड़ों के साथ बात करूंगा कि 2016 से 2020 में जो कम्युनल वायलेंस के केसेस हुए, 3400 से ज्यादा कम्युनल वायलेंस के केस हुए। लास्ट 10 साल में 91% हेट क्राइम मोदी जी की सरकार में हुआ है। ये आंकड़ों की बात मैं कर रहा हूँ। पूरे देश में जिस प्रकार का माहौल इस सरकार ने बना के रखा है, भाई भाई को झगड़ाओ पार्टी, ये भाजपा का रूल है। भाई भाई को झगड़ाओ और अपनी जो मुद्दों से ध्यान हटाओ। आज पेट्रोल डीजल के बाद दाम बढ़ गए, भाजपा वाले चुप है। बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, भाजपा वाले चुप है। चीन ब्रिज बना रहा है, दूसरा ब्रिज बनाया, भाजपा वाले चुप है। तो हम तो चुप नहीं रह सकते, हमको देश को बचाना है। वो देश के अंदर की बात हो या देश को बाहर की बात हो, जहाँ देश के ऊपर हमला होगा, उसकी संप्रभुता पे हमला होगा, कांग्रेस पार्टी खड़े रहेगी। तो रोहन गुप्ता साहब, दिक्कत तो यही है ना। देखिए, यहाँ पर ऑपोजिशन में बैठे हैं राहुल गांधी, उनके पास भी एक पावरफुल पोजीशन है, एक नाम है, एक चेहरा है। देश में रहकर इन मुद्दों को उठाएं और सरकार से जवाब मांगे, लेकिन देश के बाहर जाकर क्या ये देश की बदनामी करना नहीं हुआ? ये इल्जाम है, इस पर जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं। देखिए, जहां पे जब देश के बाहर भी जाते हैं, आइडियाज इंडिया ये नाम था, ठीक है, आइडियाज फॉर इंडिया, तो जहां पे हम भविष्य की बात करें, देश को बचाने की बात करें, तो इस प्रकार के जो नफरत का माहौल देश में खड़ा किया है, देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। हमको समझना पड़ेगा इन चीजों को। जो नफरत के बीच आज सरकार का काम होता है, जो भी पार्टी सत्ता में होती है उसका काम होता है कि अपने काम पे वोट मांगे, अपने जो परफॉर्मेंस है उस पर बात करें। आज भाजपा के लिए तो कोई भी काम है नहीं। आज पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, रोज रसोई गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं, हर चीज। अब महंगाई इंडेक्स, जो इन्फ्लेशन हम बात कर रहे हैं, 30 साल से सबसे ऊपर के स्तर पे है। सरकार क्यों चुप बैठी है? ये भयावह परिस्थिति है। आज सामान्य आदमी के लिए अपना घर चलाना, जिसकी सैलरी 15,000 है, 17,000 है, मुश्किल काम है। 20 तारीख के बाद उसको मालूम नहीं है क्या होगा। उन मुद्दों पे बात करने की जगह पे क्यों भाजपा मजबूर है नफरत फैलाने के लिए? रोहन गुप्ता ये कह रहे हैं कि जवाबदेही तो आपकी बनती है, चाहे ये सवाल राहुल गांधी देश के बाहर जाकर लंदन में उठाएं या दिल्ली में बैठकर उठाएं, लेकिन सवालों के जवाब में अब भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? वो आप कह रहे हैं कि पहले अपनी पार्टी को तो संभालो, आपकी पार्टी में आग लगी हुई है, आप बोल रहे हो कि देश में हमने केरोसिन छिड़का हुआ है। मुद्दों का जवाब मुद्दों पर ही आकर आंकड़ों के हिसाब से क्यों नहीं दे रहे आप? देखिए, हर मुद्दों का हम जवाब देते हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है कि सरकार को कटघरे में खड़ा रखना अपोजिशन अगर करती है तो वो उसका धर्म है, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम जवाब देते हैं, जवाब देते रहेंगे। जब हम काम करते हैं तो हमें उस बात का भरोसा है कि हम दुनिया में और देश के अंदर हर व्यक्ति को हम अपना जवाब दे सकते हैं। लेकिन जब आपका इरादा हो देश को बदनाम करने का, आपको इरादा हो देश को कमजोर करने का, आपका इरादा हो सरकार जो दूसरी चल रही है, हम सरकार से बाहर हैं, तो किसी न किसी तरह से सरकार को कमजोर करने की, तब ऐसे इरादों पे देश की जनता उनको बार बार जवाब देती है। जब इन्होंने ऐसा किया
मुंह की खाई है। आप बताइए पिछले बार के इलेक्शन से पहले इन्होंने क्या किया था? इसी तरह की कुछ हरकतें की थी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के इमरान खान ने इस्तेमाल करना शुरू किया और नतीजा क्या हुआ? हिंदुस्तान में उनकी जनता ने इनको इस तरह से शिकस्त की कि उन्हें दिन में तारे दिखा दिए कि भाई देश के खिलाफ काम करोगे तो तुम्हारा नतीजा यही होगा। और आज भी मैं कहता हूं, देखिए देश मजबूत बना है, देशवासी मजबूत बने हैं। आज राहुल गांधी भी जो है से पूछिए और इनके जो जितने आजूस बाजूस में जो लोग खड़े हुए हैं उनसे पूछिए कि आज वो गर्व नहीं महसूस करते एक भारतीय होने के नाते, इसलिए कि जो उनको रिसेप्शन और जो उनको जो अटेंशन मिल रहा है, ऐसे क्या इनके मंत्रियों को नहीं मिलता था जब यूपीए के मंत्री थे? उनको भी बाहर तो ठीक है रोहन गुप्ता, इसका मैं जवाब इनसे ले लेती हूँ। जफर इस्लाम साहब, मैं इसका जवाब लेती हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता से। रोहन गुप्ता, आखिर देखिए आइडियाज फॉर इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म में जाकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मंच पर आप बैठे हैं, राहुल गांधी वहां जाकर जब भारत के बारे में ये सब बातें कहते हैं तो आखिर मकसद क्या है, हासिल क्या हुआ? अगर आप एक जिम्मेदार ऑपोजिशन पार्टी हैं तो आप अपने देश में जो मर्जी करिए, सरकार से जवाब मांगिए, धरने पर बैठिए, प्रदर्शन कीजिए और ऑपोजिशन में बैठकर आपकी जो भी ताकत है वो पूरी झोंक दीजिए। उस मंच पर बैठकर एक तरह से देश को बदनाम करने पर क्या मिला राहुल गांधी को? क्या वो विदेशी ताकतों को और ज्यादा हथियार नहीं दे रहे हैं ऐसे बोलकर? बिल्कुल नहीं। देश को बचाने की मुहिम को देश को बदनाम करने की मुहिम नहीं कहना चाहिए। अभी इन्होंने पाकिस्तान की बात की, मैं जफर इस्लाम जी को कहना चाहूंगा कि जरा श्रीलंका की तरफ भी देख ले। वहां पे भी आपके जैसी सरकार की जो नफरत फैला रही थी, आपके जैसी सरकार थी कि जहां पे इन्फ्लेशन ज्यादा था, आपके जैसी सरकार की जहां पे बेरोजगारी ज्यादा थी। आज क्या हुआ वहां पे? जिस प्रकार से आज भारत में परिस्थिति है वही प्रकार की परिस्थिति थोड़े समय पहले श्रीलंका में थी। और अगर ये देश को बर्बाद करने की जो नीति भाजपा ने अपनाई है उसको हमको रोकना पड़ेगा। वो भारत होगा, भारत के बाहर होगा। इस सरकार को समझना पड़ेगा कि उनकी नफरत की राजनीति के कारण देश की छवि भी खराब हो रही है और मुख्य मुद्दों से जनता के ध्यान हटकाकर वो अपनी राजनीति के लिए देश को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, आखिरी चंद सेकंड बचे मेरे पास। जफर इस्लाम को थोड़ा सा समय दे देती हूँ ताकि वो आपको जवाब दें कि देश की छवि बचाने का काम सरकार का है। जफर इस्लाम, जिस तरह की छवि राहुल गांधी प्रेजेंट कर रहे हैं उसे बचाने का काम सरकार को ही करना पड़ेगा। देखिए जब आंकड़े वाकड़े बोलते हैं ना तो इनको आंकड़े जाके 2013-14 से पहले जो सरकार थे उनके आंकड़े देखने चाहिए। किस तरह के श्रीलंका की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। अरे आप जरा देखिए वहां तो ना तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए पैसा है, ना तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट उनका जरा देखिए। आज हिंदुस्तान आप अपने टाइम के कार्यकाल से कंपेयर कीजिए, करंट अकाउंट डेफिसिट स्ट्रांग है। आप देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट 13 महीने का बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन है। आप जरा देखिए रुपी स्टेबल है। आप जरा देखिए फॉरेन रिजर्व जो है वो 600 बिलियन से ज्यादा है। कभी चार मीनार के लिए मशहूर हैदराबाद अब धर्म और जाति के नाम पर जान लेने के लिए बदनाम हो रहा है। हैदराबाद में जाति के नाम पर एक युवक की हत्या कर दी गई, जिसको लेकर वहां बड़ा बवाल हो रहा है। एक महीने में इन दो हत्याओं ने हैदराबाद के दामन पर ऐसे दाग लगा दिए हैं जो आने वाले कई दशकों तक नहीं धुलेंगे। अब हैदराबाद के साहिनाथगंज में जाति के नाम पर हत्या का मामला सामने आया है। नीरज पनवर नाम के युवक ने 1.5 साल पहले दूसरी जाति की लड़की से शादी की थी। दोनों शादी से बेहद खुश थे और उन्होंने शादी के बाद एक वीडियो भी जारी किया था। शादी करा, मैं बच्ची को बहा के लाया, उसकी भी मर्जी थी और हमारे कुछ प्रॉब्लम नहीं आना, हमारी फैमिली को भी प्रॉब्लम नहीं आना। लेकिन इस शादी से लड़की के परिवार वाले बेहद नाराज थे। शादी के करीब 1.5 साल बाद 20 मई को बेगम बाजार इलाके में लड़की के घर वालों ने नीरज को घेर कर उसके ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए। 2 बाइक पर 5 हमलावरों ने हत्या को अंजाम दिया और फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी में आसपास लोग भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसी ने भी हमलावरों को रोकने की कोशिश नहीं की। नीरज को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। शहनाजगंज पुलिस स्टेशन लिमिट्स में मछली मार्केट पर नीरज पनवार बोल के एक आदमी पर हमला हुआ बोल के पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्मेशन आया। तुरंत पुलिस इधर पहुंच गया। उनको ब्लीडिंग इंजरीज देकर उनको हॉस्पिटल को शिफ्ट किया। हॉस्पिटल में उन्होंने ट्रीटमेंट लेने के समय
और उनका डेथ हुआ। वो मालूम हो रहा है कि 1.5 साल बाद संजना बोल के एक लड़की को शादी किया, उनको एक बच्चा भी पैदा हुआ। नीरज के घर वालों ने लड़की के परिवार वालों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस अब इस मामले की तहकीकात कर रही है। हत्या के बाद हैदराबाद में लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। आज पुलिस स्टेशन के समक्ष, पुलिस के अधिकारियों के समक्ष हमारी एक ही डिमांड है, नागराजू मर्डर केस हो या नीरज पवार मर्डर केस हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाइए, 2 महीने के अंदर उनको सजा मिले। ऐसा अगर प्रावधान अगर सरकार लाती है तो आने वाले समय में इस प्रकार के मर्डर रुक सकते हैं। पुलिस मामले की जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कह रही है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर हैदराबाद में ये हो क्या रहा है। बीजेपी ने राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला लिया है। यानी इस बार बीजेपी की तरफ से वहां कोई सीएम चेहरा नहीं होगा। मतलब ये कि 2 बार की सीएम रही और राज्य में बीजेपी की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे का सीएम चेहरे के तौर पर शायद पत्ता कट गया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को निवेदन करता हूं कि वह हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्रधानमंत्री नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीर जयपुर की उसी बैठक की है जिसमें राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति तय कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी आलाकमान के निर्देश पे चलने वाली, संसदीय दल के निर्देशों का पालन करने वाली पार्टी है। उस मर्यादा से कोई बाहर नहीं जाएगा। बीजेपी ने राजस्थान चुनाव में जीत के लिए ऐसा पासा फेंका कि विपक्ष और राजस्थान बीजेपी में चल रही गुटबाजी दोनों पर लगाम लगना तय माना जा रहा है। चेहरा पार्टी तय करेगी, लेकिन फिलहाल मेरे से भी बड़े नेताओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के काम के कमल के निशान पे चुनाव में जाएंगे, कलेक्टिवली लड़ेंगे और निश्चित रूप से जो राजस्थान के हालात हैं उसमें अच्छे बहुमत की सरकार बनाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को चेहरा बनाकर राजस्थान विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया। कि चेहरों की कोई सेट फिनोमेना नहीं है, परिस्थिति के काल परिस्थिति के हिसाब से फैसला होता है। लेकिन अभी तक जो केंद्र का जो नेताओं का जो बयान रहा, जो उन्होंने निर्देशित किया, समय समय पर वो आए, तो लबोलुआब यही था कि पार्टी कलेक्टिवली लड़ेगी। यानी अब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राजस्थान में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगी। मतलब साफ है कि बीजेपी को सफलता के शिखर पर पहुंचाने वाले प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर अब राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने के लिए हुंकार भरेगी। बीजेपी अभूतपूर्व सफलता के शिखर पर खड़ी है तो मोदी की बदौलत आज 18 राज्यों में बीजेपी का शासन है। लोकसभा में 2 सांसदों से सफर शुरू करने वाली पार्टी के आज 301 सांसद हैं। संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में उसका आंकड़ा 95 पहुंच चुका है। लेकिन फिर भी बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व आतुर है, अधीर है, बेचैन है। आज भी हम अधीर हैं, आज भी हम बेचैन हैं, आज भी हम आतुर हैं, क्योंकि हमारा मूल लक्ष्य भारत को उस ऊंचाई पर पहुंचाना है जिसका सपना देश की आजादी के लिए मन मिटने वालों ने देखा था। यानी संकेत साफ है कि पार्टी किसी भी कीमत पर चुनावों से समझौता नहीं करने वाली। शायद इसलिए राजस्थान बीजेपी में चल रही वोटबाजी की आहट भी पार्टी के आलाकमान को बर्दाश्त नहीं हुई और वहां सीएम के चेहरे पर चल रही खींचतान को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नाम को आगे कर दिया। हाल ही में खत्म हुए डेफ ओलंपिक से लौटे भारतीय दल से आज प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। इस बार भारतीय दल ने 16 मेडल जीते हैं। ये ऐतिहासिक रहा है भारतीय कंटिंजेंट के लिए। सुनिए प्रधानमंत्री ने उनसे मिलकर क्या कहा। श्री वीरेंद्र सिंह, रेसलिंग। जी वीरेंद्र, कैसे हो? जी बिल्कुल, मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं? जी जी। बताइए, अपने विषय में थोड़ा बताइए, देशवासी देखना चाहते हैं आपको।
मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी पहलवान थे, मैंने उन्हीं को देखकर पहलवानी सीखी और वो गुण मुझ में आया और मैंने ये निरंतर प्रयास किया कि मैं बढ़ता रहूं। बचपन से ही मैंने मेरे मम्मी पापा मुझे सपोर्ट करते थे, मेरे पिताजी ने सपोर्ट किया और मैं वो पहलवानी सीखता चला गया और आज इस स्तर पे पहुंचा हूं। लेकिन पिताजी को और चाचा को संतोष है? नहीं, वो चाहते हैं कि मैं और करूं, और खेलूं, और बढ़ता रहूं, और तरक्की करता रहूं। कि जैसे जैसे देखता हूं कि जो हेयरिंग समाज के लोग हैं वो आगे निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि वो लोग जीतते जा रहे हैं। मैं भी हेयरिंग लोगों के साथ खेलता हूं, मैंने भी उन्हें मात दी है और मैं सिलेक्शन में आया हूं, पर मैं सुन नहीं पाता था, इस वजह से मुझे निकाल दिया गया और मैं नहीं जा पाया और मैं उसके लिए बहुत पछताया, रोया भी। पर फिर मैंने बधिर समाज में जब मैंने अंदर आया तो मेरी रोंगटे खड़े हो गए और मैं खुशी से मारे फूला नहीं समाया कि मैं जीत गया। जब मैं मेडल पहली बार जीता, ऐसे ही मुझे लगता था कि चलो छोड़ो, अब मैं क्यों हेयरिंग समाज के पीछे जाऊं, अब मैं बधिर समाज में ही एक नाम कमा सकता हूं और मैं उसको निरंतर आगे बढ़ सकता हूं। मैंने कई मेडल जीते 2005 में, उसके बाद 2007 में। बाबा कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।